वली रहमानी साहब, इस वक्त हम लोग आपके उम्मीद ग्लोबल स्कूल के बाहर खड़े हैं, तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं। आपने एक साल पहले आपने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील की थी कि इस उम्मीद ग्लोबल स्कूल के लिए सहायता का हाथ बढ़ाए। आपने 100-100 रुपए के लिए सबसे लोगों से अपील की थी। लोगों ने भी भरपूर आपको आशीर्वाद दिया था, अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, और जिसका रिजल्ट ये है कि एक साल के अंदर आपने एक बहुत बड़ी, एक नहीं बल्कि दो आलीशान इमारतें बना ली है। अब चूंकि नए एकेडमिक साल के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, अब जो आपका पोस्टर्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, आपका ब्रोशर देख रहे हैं, उसमें आप जो है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए यू आर चार्जिंग एनुअली। तो सवाल ये है कि जो गरीब का बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है जिसके लिए आपने लोगों से 100-100 रुपए मांगा था, वो 1.5 लाख रुपया कहां से अफोर्ड कर पाएगा? क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब जो है हमारे स्कूल तशरीफ लाए। सारे जर्नलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब, और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप वो काम कर रहे हैं जो जर्नलिस्ट को करना चाहिए, सच को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हिम्मत दिखाकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसे मुझसे सवाल पूछते रहेंगे। आपने सवाल पूछा कि मैं जब 100-100 रुपए लेकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया हूं तो मैं 1.5 लाख रुपए क्यों चार्ज कर रहा हूं, क्या मैं चार्ज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? तो बिल्कुल 1.5 लाख रुपए साल का फीस चार्ज कर रहा हूं। मगर अब सवाल है कि किससे चार्ज कर रहा हूं और क्यों चार्ज कर रहा हूं। इस सवाल पे आने से पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल क्या है। क्या उम्मीद ग्लोबल स्कूल एक आम स्कूल है? नहीं, उम्मीद ग्लोबल स्कूल एक यूनिक स्कूल है। उम्मीद ग्लोबल स्कूल इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्कूल जहां बच्चे आए, पढ़े लिखे, पेट के लिए तालीम हासिल करें और जॉब सीकर्स बनकर बाहर चले जाए और नौकरी पे लग जाए। नहीं, उम्मीद ग्लोबल स्कूल का एक मिशन है, वो ये कि इस स्कूल से किस तरह से हम लीडर्स बनाकर दुनिया को दे सके। ऐसे लीडर्स जो गरीबी को, गुर्बत को इस मुल्क से दूर कर सके। ऐसे लीडर्स जो मुसलमानों को इस मुल्क में अपनी खोई हुई इज्जत वापस दिला सके इंशाअल्लाह। और इस बात को याद रखते हुए अब मैं इस बात पे आता हूं बताने के लिए कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल फर्दर क्यों है। हम सीबीएसई करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लामिक स्कूल हैं, ऐसा स्कूल जो कुरान भी पढ़ाता है, जो दीनियात भी पढ़ाता है, जो हदीस भी पढ़ाता है, जो साइंस भी पढ़ाता है, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ाता है। एक ऐसा स्कूल है हम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ हम स्टेम एजुकेशन दे रहे हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का। और हमारे स्टेम एजुकेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क की एक फ्रेंचाइजी इंडिया में है, उन्होंने हमें सर्टिफिकेशन दिया है कि हमारे करिकुलम इज एट पार विद इंटरनेशनल करिकुलम। यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे जो न्यूयॉर्क का एक फ्रेंचाइजी इंडिया में है, उन्होंने हमें सर्टिफिकेशन दिया है कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल, और वो सर्टिफिकेट आप चाहे तो प्रेस रिलीज के बाद आपको दे सकता हूं और आप लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं कि उन्होंने सर्टिफाई किया है कि हमारा स्कूल का करिकुलम इंटरनेशनल करिकुलम के एट पार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके साथ साथ एक यूनिक काम जो स्कूल में कर रहे हैं, जो पूरे इंडिया में शायद ही किसी स्कूल में, वो ये कि हमारे पास एक तरबियती निज़ाम है और हर बच्चा मेरे ज़ेरे निगरानी इस बच्चे की तरबियत हो रही है। एक अमेजिंग तरबियती निज़ाम हमारे यहाँ है। ऐसा तरबियती निज़ाम जहाँ बच्चे तहज्जुद के लिए उठते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कई बच्चे हमारे तहज्जुद के लिए उठते हैं। एक बच्चा 6 महीने हो गए हमें यहाँ पे स्कूल शुरू किए, शायद ही कोई बच्चा होगा हमारे स्कूल में जिसने हमारे यहाँ दाखिला लिया हो, जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक पढ़ता हो, जिसने अपनी फजर की नमाज मिस की हो। मैं फजर की नमाज की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड लेट मी बोस्ट अबाउट इट कि हमारे बच्चों ने फजर की नमाज नहीं मिस की है। एक ऐसा निज़ाम है, तरबियती निज़ाम, कि जहाँ बच्चे तहज्जुद के लिए उठते हैं, फजर के लिए उठते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, एक शानदार, एक बेहतर मुसलमान, अच्छे मुसलमान बनते हुए इंटरनेशनल करिकुलम हासिल कर रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, हम टीटी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। किक बॉक्सिंग में हमारे बच्चे नेशनल चैंपियन बन चुके हैं। स्टेट चैंपियनशिप की लास्ट 3 इयर्स की ट्रॉफी हमारे पास है। तो ये सारे बैकग्राउंड बताया ये समझाने के लिए कि क्या बैकग्राउंड में काम चल रहा है इन बच्चों को लीडर्स बनाने के लिए। हमने एक आईटी लैब सेटअप किया है जिसका नाम फुल फॉर्म है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लैब। आपका सवाल ये था 1.5 लाख क्यों चार्ज कर रहा हूं, मैं इस पर आता हूं, मगर आप समझे कि हमने एक आईटी लैब सेटअप किया जिस लैब में हम बच्चों को रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, कोडिंग, हम बच्चों को उसमें 3D डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग सिखा रहे हैं। सारी चीजें हम बच्चों को सिखा रहे हैं उस लैब में। ये सारी चीज़ों जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ, मैं 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं, मगर क्यों चार्ज कर रहा हूं और किससे चार्ज कर रहा हूं। एक फर्क आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये सारी चीजें जानने के बाद आपको क्या लगता है कि एक बच्चे पे क्या खर्च होगा सालाना, जिसको हम लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा नहीं जो पेट के लिए पढ़ रहा है, पढ़ के जाके फिर सोसाइटी की लाइबिलिटी बन जाए, फिर नौकरी के लिए जाए। नहीं, हर बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा ऐसा 10 और स्कूल खोलेगा और जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर्स बनेगा, कम्युनिटी का लीडर बनेगा। ऐसी प्रोग्राम में एक बच्चे पे क्या लगता है आपको क्या खर्च होगा? बताइए मुझे, मिनिमम क्या खर्च होगा साल का? बताइए। 3 लाख। आप 3 लाख कह रहे हैं, आप कोई और बताइए? 2 लाख 3 लाख तो लगेगा। चलिए मैं आपको हकीकत बताता हूँ। एक बच्चे पे 70,000 रुपए खर्च है। कितना खर्च है? 70,000 रुपए एक बच्चे पे खर्च है, ईयरली खर्च है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऐसा है। और मैं बताना भूल गया, शानदार खाना 3 वक्त का, 2 टाइम फल, फिर दूध, ये सारी चीजें, मछली, पनीर, चिकन, सारी चीजें, अमेजिंग डाइट बच्चों के लिए, ऐसी डाइट जिसको खाकर बच्चे सच में लीडर बन सके इंशाअल्लाह। इन सब के बावजूद हमारा जो ईयर एक बच्चे पे खर्च है सालाना, वो 70,000 रुपए एक बच्चे पे खर्च है। हमारा स्कूल का कैपेसिटी जो है वो 1000 बच्चों का है। अगर 1000 बच्चे पूरे स्कूल में आ गए तो एक साल में हमारा क्या खर्च होगा बताइए? 70,000 इंटू 1000 कितना हो गया? 7 करोड़। यानी हमारे स्कूल का हर साल एक्सपेंडिचर 7 करोड़ होने वाला है। हर साल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है? 7 करोड़। मैं एक बार 7 दिन में 7 करोड़ रुपए रेज कर लिया तो पूरी दुनिया ने मुझे सराहा और मेरी तारीफ की और कहा वाह वाह,
आपने 7 दिन में 7 करोड़ जमा कर लिया, आपने कमाल कर दिया। अब सवाल का जवाब दीजिए मेरा, क्या मैं 7 करोड़ हर साल जमा कर पाऊंगा? एक बार जमा कर लिया, मान लीजिए अगले साल फिर जमा कर लूँ, उसके अगले साल फिर जमा कर लूँ, और उसके अगले साल ना जमा कर पाए फिर क्या करूंगा? बच्चों को मैं सैलरी कहाँ दूंगा? टीचर्स को सैलरी कहाँ से दूंगा? बच्चों को खाना कहाँ से दूंगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से भरूंगा? क्योंकि एक बच्चे पे 70 हज़ार रुपये खर्च है, और अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं 7 करोड़ स्कूल का खर्च होने वाला है, तो 7 करोड़ रुपए हर साल में कहाँ से लाऊंगा? और बाय चांस अगर ये 7 करोड़ किसी एक साल में जमा नहीं कर पाया मैं, तो क्या मैं स्कूल बंद कर दूं, ये बिल्डिंग खाली हो जाए? तो हम एक सस्टेनेबल मॉडल के टुवर्ड्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने ये नया स्कीम निकाला, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि हम 25% बच्चों से फीस लेंगे और 75% बच्चे हमारे स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, जिस तरह से पिछले 6 साल से पढ़ रहे हैं। एक और बात वाज़ेह कर दूं, लोगों को लगता है कि पहला साल मेरा स्कूल का है। 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में स्कूल शुरू किया था जब मेरी उम्र 19 साल की थी, 2018 1 अप्रैल। आप इससे कई लोगों को ये बात पता है। तो अगर मैं किसी साल 7 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पाया तो क्या स्कूल बंद कर दूं? नहीं बंद कर सकता। तो 25% बच्चों से फीस ले रहा हूं मैं, यानी कितने बच्चों से बताइए? 1000 बच्चों में 25% यानी 250 बच्चों से। 250 बच्चों से 70,000 रुपए फीस लेता हूं, कितना हो गया बताइए? अगर 250 बच्चे 1.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं तो कितना हो गया? 3 करोड़ 75 लाख। खर्च कितना है हमारा? 7 करोड़। फीस के बाद कितना आया? 3 करोड़ 75 लाख। बाकी बचे पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए फिर मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा, फिर भीख मांगना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश है कि एक साल आहिस्ता आहिस्ता हम सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स हम जाएं इंशाल्लाह। तो ये रीजन है कि हम 25% बच्चों से फीस ले रहे हैं। वो बच्चे तो दे सकते हैं, यानी एक बच्चा जो 1.5 लाख रुपए फीस दे रहा है, यानी वो एक बच्चा अपना खर्च दे रहा है और उसके साथ साथ एक और बच्चे का खर्च दे रहा है। तो कितना अमेजिंग और ब्यूटीफुल मॉडल है कि सोसाइटी के अच्छे घर के बच्चे भी हमारे यहाँ आके पढ़ सकते हैं। और अब यकीन माने कितना सुनहरा हमारे यहाँ नज़ारा होता है जब एक करोड़पति बैठा होता है कुर्सी पे पेरेंट्स टीचर्स मीट में, उसके बगल में एक रिक्शा वाला बैठा होता है। जब एक करोड़पति बैठा होता है हमारे बगल में और उसी के बगल में उसके घर वाली काम वाली बाई बैठी हो या उसी का ड्राइवर बैठा हो। ये हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मिशन है कि एडुकेशन ऑफ द रिच फॉर द पुअर, एडुकेशन जो अमीरों की तालीम है गरीबों को फराहम करें, हम किस तरह से अमीरों की तालीम हम गरीबों को फराहम करें, ये हमारी कोशिश है कि किस तरह से एक ही मालिक और एक ही ड्राइवर का बच्चा एक ही स्कूल में आके पढ़ सके, ड्राइवर का बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके और मालिक का बच्चा 1.5 लाख रुपए फीस देकर पढ़ सके। तो इसलिए हम 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप किस सवाल का मैं जवाब दे पाया। दूसरा सवाल वली रहमानी साहब ये है कि जिस तरह से स्कूल यहाँ कामयाबी से चल रहा है, सैलरी क्या आप यहाँ से सैलरी लेते हैं तो कितना लेते हैं? आपने पूछा कि जिस तरह से स्कूल चल रहा है क्या मैं सैलरी लेता हूँ। मैं पिछले 6 साल में सैलरी नहीं लिया हूँ और मेरी आगे भी नियत नहीं है कि मैं सैलरी लूँ। इसलिए नहीं क्योंकि सैलरी लेना गलत है, बल्कि सैलरी लेना चाहिए मुझे, अच्छी सैलरी लेना चाहिए मुझे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छे वेल टू डू फैमिली से आता हूँ। माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। माय फादर टेक्स केयर ऑफ माय बिल्स, ही पेज ऑफ ऑल माय बिल्स। और मेरे वालिद साहब की तरफ से हुक्म है कि मैं सैलरी ना लूँ। मगर हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखा सकता हूँ। मैं भी एक स्कूल का एक एम्प्लॉय हूँ। आई एम एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द स्कूल सेक्रेटरी। मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाऊंगा जिसमें लिखा है कि मेरी सैलरी 70,000 रुपये है और ये लिखा है मेरे अपॉइंटमेंट में कि मेरी मर्जी से सैलरी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। और हमने सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि मेरे बाद कोई और बैठे जिसे पैसे की ज़रूरत हो इस कुर्सी पर, वो सैलरी ड्रॉ कर सके। वली साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको इस स्कूल में जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका सपोर्ट किया, आपके डोनर है, आपके वेल विशर है, लेकिन एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि जो डोनर्स है वो लोग भी किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं आपके पास कि उसको स्कूल में दाखिला ले लिया जाए, उनको एडमिशन लिया जाए, उनकी भी रिकमेंडेशन को आप नहीं मान रहे। रिजेक्ट कर देता हूं। व्हाट इज द रीजन? इसमें रीज़न ये है कि स्कूल जो हमारा पर्सन ओरिएंटेड नहीं है। स्कूल मुझसे नहीं चलता, मैं स्कूल नहीं चलाता, स्कूल चलाता सिस्टम है और मैं भी सिस्टम के मातहत हूँ। मैं सुनूंगा, सिस्टम की सुनूंगा, और हमने एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम के तहत एडमिशन होना है। और डोनर्स, जिसने 100 रुपये दिया, जिसने 1 करोड़ रुपये या जिसने 10 करोड़ रुपये दिया, मुझे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में ऐसे भी डोनर्स होने वाले इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। उन्हें समझना यह है कि डोनर्स पैसे देकर एहसान किसी पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं डोनर्स को इस तरह बताना चाहता हूँ कि डोनर्स इस तरह देखें कि मैं और ये स्कूल उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो अपने पैसे को सही जगह पे खर्च कर सकें और हमारे यहाँ पर, बल्कि इसको बिजनेस की तरह देखें कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप पैसा दे रहे हैं, आप कहीं और देंगे और यहाँ देंगे, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, यहाँ ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। आप कहीं और किसी और इदारे में पैसे देंगे, वहाँ जॉब सीकर्स बनेंगे। यहाँ पैसा लगाएंगे, एक बच्चा ऐसा निकलेगा कि ऐसा एक और स्कूल बना सके। तो यहाँ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बहुत हाई है। तो इसको इस तरह देखें कि जो डोनर्स हमें डोनेशन दे रहे हैं उसमें डोनर्स का फ़ायदा है। और मैं कहता हूँ कि अक्सर जो लोग चैरिटी करते हैं वो चैरिटी इसलिए करते हैं ताकि गरीबों की मदद कर सके। मैं कहता हूँ अपनी मदद कीजिए, एक ऐसा मॉडल खड़ा कीजिए जिसमें आपसे बेहतर प्रोडक्ट बन के निकल सके, आपसे बेहतर जो है वो प्रोडक्ट बन के निकल सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि डोनर्स के रिकमेंडेशन को मैं रिजेक्ट नहीं करता, मैं डोनर्स के रिकमेंडेशन को सिस्टम और प्रोसेस में डाल देता हूँ। सिस्टम रिजेक्ट करता है और सिस्टम ले लेता है। मैं डोनर्स की बात नहीं सुनूंगा, मुझे जवाब डोनर्स को नहीं देना है, मुझे जवाब अल्लाह सुब्हान ताला को देना है। और हमारा एडमिशन प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंसी के साथ ही मैं काम करना चाहता हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ मेरी 2 अपनी बेटियाँ हैं, जो मेरी अपनी बेटियाँ हैं, 2 छोटी बेटियाँ। मैं कहता हूँ कल को अगर मैं चाहूँ कि अपनी बेटियों को दाखिला स्कूल में करा दूँ, मैं नहीं करा सकता।
मुझे एडमिशन फॉर्म लेना होगा और मुझे मेरी बेटियों को, अपनी बेटियों को एडमिशन प्रोसेस से गुजरना होगा। और मुझे नहीं पता कि उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, एडमिशन टीम ही डिसाइड करेगी कि एडमिशन उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर एक सवाल है कि कैसे आप जज करेंगे कि जो 75% जो बच्चे हैं वो आप उनसे पैसे नहीं लेंगे और जो 25% जो बच्चे आप उनसे जो पैसे लेंगे तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि वो साहिब हैसियत है और ये साहिब हैसियत नहीं है? जो 25% बच्चे पैसा देंगे वो साहिब हैसियत ही लोग आएंगे, तो उस पर हमें सवाल करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप साहिब हैसियत है कि नहीं। जो पैसा दे पा रहा है वो खुद ब खुद एक प्रूफ है कि साहिब हैसियत है। सवाल रहा कि 75% बच्चे यानी 750 बच्चे जो स्कूल में पढ़ेंगे वो गरीब बच्चे हम कैसे पता करेंगे। तो हमारा एडमिशन प्रोसेस का 3 लेयर्स है। पहला यह है कि आप एडमिशन फॉर्म लेकर जाएं, फॉर्म लेने के बाद आपका इम्तिहान होगा, टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बच्चों का और पेरेंट्स का होगा। इंटरव्यू राउंड अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो हमारा होम सर्वे होगा, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो। हमारी टीम जाकर आपके घर को देखेगी, घर के सर्वे करेगी और ये देखेगी कि अगर आप कह रहे हैं कि आप गरीब हैं तो सच में गरीब है या नहीं है। आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रिज है, आपके घर में ओवन है, आपके घर में टीवी है, घर कितना बड़ा है, कितने कमरों का घर है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, किस लोकेलिटी में घर है। बल्कि हमारा पूरा एक फॉर्मेट बना है होम सर्वे का इंशाल्लाह। तो वो होम सर्वे पिछले 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं, उसको हमने और मजबूत बना दिया सर्वे के सिस्टम को। इंशाल्लाह हम इस सर्वे के जरिए हम फाइनल जो है, मान लीजिए 100 बच्चे सिलेक्ट हो गए, अब उन 100 बच्चे के घर हमारी टीम जाकर ये देखेगी कि अगर वो 100 बच्चे सच में गरीब हैं या नहीं, और नहीं है तो कई बच्चे इन द पास्ट रिजेक्ट भी हुए हैं और फिर हमने उनसे कहा है या तो आप फीस कैटेगरी में आइए या तो आप एडमिशन मत लीजिए। सर दाखिले का क्लास क्या है सर, किस क्लास से दाखिला लेते हैं आप? हम लोग क्लास 1 से दाखिला लेते हैं। अभी क्लास 1 से लेकर के 8 तक हमारा स्कूल चल रहा है। कोलकाता में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सवाल किया कि जिस ज़मीन पे ये स्कूल बना है, उम्मीद ग्लोबल स्कूल, ये 90 ईयर्स के लीज़ पे है कि 90 ईयर्स के बाद ये स्कूल का लीज़ ख़त्म हो जाएगा, तो इसका क्या जवाब है आप? देखिए, ऐसे लोगों को मैं जवाब देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उम्मीद ग्लोबल स्कूल एक ग्लोबल स्कूल है और बहुत सिंपल फंडा है। हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे स्कूल की ट्रस्ट के कागजात, ज़मीन के कागजात, सारी चीज़ें अपलोडेड है। मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई की हो, अंग्रेजी पढ़ सकता हो, क्योंकि सारी चीज़ें अंग्रेजी में लिखी है हमारे वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पे जाइए, लीगल कंप्लायंस हमारा एक उसमें सब हेडिंग है, उस पर जाकर हमारे ट्रस्ट के कागजात देखिए, हमारे आप जाकर ज़मीन के कागजात देखिए, वो सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। और जाकर देखिए लीज पे दिया गया है या ट्रस्ट पर ज़मीन है। ये बेकार की अफवाह फैलाने की बजाय बेहतर होगा कि थोड़ी पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ी रिसर्च करें, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट करें, ना कि उसे डिफेम करें, उसे बहतान लगाए बिना सच्चाई जाने। आपके एजुकेशन मॉडल को ज़्यादा लोग एक्सेस कर पाए, उसके लिए आपका क्या स्टेप है? हमारे एजुकेशन मॉडल को ज़्यादा लोग एक्सेस कर पाएँ, उसके लिए तो हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा अभी हमारे पास कोई पुख्ता स्टेप नहीं है, क्योंकि बहुत यूनिक मॉडल है और एक्सेसिबल कर पाए। इसके लिए ज़रूरत यह है कि कौम की जो कम्युनिटी, जो बिजनेसमैन हमारे, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर लेदर कॉम्प्लेक्स है, 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरे स्कूल से, मतलब अगर मेरी बिल्डिंग पे, स्कूल बिल्डिंग पे खड़े हो जाएंगे तो लेदर कॉम्प्लेक्स, कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा। 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से 20,000 रुपये नहीं आए मुझे, सिवाय 1-2 लोगों को छोड़कर, जो बहुत खास लोग हैं मेरे, उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे बहुत खास लोग हैं वो, उन्होंने ज़मीन दी मुझे, मैं उनको बहुत सालों से जानता था। उनके अलावा क्या कलकत्ता में लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे उम्मीद ग्लोबल स्कूल खुला है? क्या लेदर कॉम्प्लेक्स जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे लोगों को पता नहीं कि 5 किलोमीटर की दूरी पे एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खुला है जहाँ लीडर्स तैयार हो रहे हैं? लीडर्स तैयार करने का फॉर्मूला कहाँ है किसी के पास? लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं। मैं लीडर्स तैयार करने की बात कर रहा हूँ, मैं लीडर्स तैयार करने की बात कर रहा हूँ। और 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री, पूरे मुसलमानों की इंडस्ट्री, 20,000 रुपए नहीं आई, अफसोस की बात है। तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो पैसा लगाएं और ऐसे कई स्कूल्स खोलने की कोशिश करें। वली रहमानी साहब, उम्मीद ग्लोबल स्कूल के चर्चे बरादरान वतन में भी है और उनकी भी चाहत है कि उनके भी बच्चे यहाँ से तालीम से आरास्ता हों। उनके लिए क्या कदम उठाएं? अफसोस की बात यह है कि एक स्कूल पूरे मुल्क को केटर नहीं कर सकता, एक स्कूल बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट को केटर नहीं कर सकता, एक स्कूल एक एरिया को केटर नहीं कर सकता। एक स्कूल में मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ सकते हैं 1000-1200 बच्चे। तो अपनी जब मैं फंड रेजिंग कर रहा था तो मैं उस वक्त भी ये कहा था, इस तरह के 100 से ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत है पूरे मुल्क भर में। हमने एक मॉडल तैयार कर दिया है, मुल्क भर के लोगों से गुजारिश है कि वो आएँ, इस मॉडल को कॉपी करें, पैसा लगाएं और इससे अच्छा स्कूल बना के दिखाएं। इंशाल्लाह 100% सपोर्ट मेरा आपके साथ है। इंशाल्लाह कोई नॉन मुस्लिम बच्चा एलिजिबल है, क्या उनको अपने यहाँ पर रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। इस मुल्क में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है। हम चाहेंगे कि नॉन मुस्लिम बच्चे, क्रिश्चियंस आए, हिंदू हमारे यहाँ आए। बल्कि आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे जो हिंदू बच्चे हैं वो कुरान के पीरियड में संस्कृत पढ़ते हैं। हमने हिंदू बच्चों के लिए कुरान और दीनियात की, हमारे यहाँ कुरान और दीनियात के पीरियड में हिंदू बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ जो हिंदू बच्चा पढ़ रहा है वो यतीम है, वो मुझे अब्बा जी बोलता है। उसकी वालिदा यानी उसकी माँ जब इंतकाल कर रही थी, इंतकाल करने से 1 हफ्ते पहले मुझसे मुलाकात की और मुझसे कही कि मैं अपने बच्चों को आपके हवाले करती हूँ वली सर। और उसकी माँ जब इंतकाल हो गई तो उसके फादर और उसके घर वाले स्कूल में देना नहीं चाह रहे थे। मैं घर जाकर लड़कर उन बच्चों को अपने स्कूल लेकर आया, हाथ जोड़कर उन बच्चों को स्कूल लेकर आया। वो बच्चे मुझे अब्बा जी कहते हैं। और जब मुसलमान बच्चे कुरान पढ़ते हैं, जब
उन बच्चों का नाम एक्सपोज करना सही नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी मैं चाहता हूँ प्राइवेट रहे। आप चाहे तो उन बच्चों से मुलाकात करवा दूंगा मैं आपको। बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे अब्बा जी कहते हैं। जब बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो वो बच्चे उस वक्त संस्कृत पढ़ रहे होते हैं। ये हमारा मॉडल है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ से मुसलमान बच्चे पढ़ें और जब दुनिया की दहलीज पे कदम रखें, यहाँ मुसलमान एनवायरनमेंट स्कूल के अंदर है और जाके देखें हिंदुस्तान कुछ और दिखता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल वैसा ही दिखे जैसा हिंदुस्तान दिखता है। आपका स्कूल बिल्कुल सेक्युलर हमारा स्कूल, जितना सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा है उतना ही सेक्युलर हमारा स्कूल है। और नमाज पढ़ना सेक्युलरिज्म है, कुरान पढ़ना सेक्युलरिज्म है। हम कुरान इसलिए पढ़ाते हैं, हम नमाज इसलिए पढ़ाते हैं, हम संस्कृत इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है और कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देगा। और कल को अगर ना दे तो फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। स्कूल का आई गेस दिस इज द फर्स्ट ईयर एडमिशन हो रहा है। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी का किसी MP MLA वगैरह का अगर रिकमेंडेशन लेटर लेके आता है फॉर एडमिशन, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? या हम रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं, मगर पोस्ट टेस्ट पास करना, पहले आपको टेस्ट पास करना होगा। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, अगर आपके बच्चे ने टेस्ट पास कर लिया और हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 के 10 में 9 नंबर हैं और उसमें से एक बच्चा रिकमेंडेशन लेकर आया है, तो फिर हम रिकमेंडेशन वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। पर पहले आपको टेस्ट पास करना होगा, टेस्ट पास करके आपको आगे बढ़ना होगा। मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्डिंग आपके पीछे जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन हॉस्टल अभी काम अधूरा है। क्या कहेंगे यहाँ की आवाम से, बंगाल की आवाम से और तमाम हिंदुस्तान की आवाम से? तमाम हिंदुस्तान की आवाम से मैं कहूँगा कि आपने बहुत साथ दिया है मेरा, और कलकत्ते के आवाम से, स्पेशली बिजनेसमैन से कहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी ना भूलें, स्कूल विजिट करें और मुझे सपोर्ट करें। कई सारे काम अभी भी बाकी हैं, उनको पूरे करने हैं, हमें अभी भी फंड्स की ज़रूरत है। आप आएँ और देखें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, उन चीज़ों को आप पूरी करने में हमें मदद करें। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहूँगा, आप जिस भी सिटी में हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, 10-15 बिजनेसमैन जुड़कर वहाँ स्कूल कायम करें। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, सिस्टम में सपोर्ट चाहिए, एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए आपको, सारी सपोर्ट इंशाल्लाह मैं आपको करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं पिछले 6 साल में स्कूल के मॉडल्स को स्टडी किया हूं एंड आई हैव द एक्सपर्टीज एंड आई एम रेडी टू शेयर द एक्सपर्टीज विद एवरीबॉडी हु कम्स टू मी इंशाल्लाह, सो दैट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाका में एक इस्लामिक स्कूल हो, जहां हिंदू बच्चे भी आए, क्रिश्चियन बच्चे भी आए, तरबियत हासिल करें और इस मुल्क को एक बेहतर मुल्क बनाने में और पावरफुल मुल्क बनाने में मदद करें इंशाल्लाह। क्लास 8 तक पढ़ाते हैं क्या? 9 10 भी पढ़ाई शुरू? अभी बच्चे क्लास 7 तक पहुंचे हैं, जो कमिंग एकेडमी की है, यही 7 के बच्चे 8 पहुंचेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम क्लास 12 तक स्कूल को ले जाएं। हम इस तरह कई सारे स्कूल्स बनाएं। किस बोर्ड से आपका? हम लोग CBSE एफिलिएशन लेने वाले हैं एक इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, क्या स्कूल खत्म होने के बाद कुछ ऐसा कोर्सेज वगैरह होते हैं क्या यहाँ? नहीं, बिल्कुल बताया मैं, तरबियती निज़ाम है हमारे यहाँ। स्कूल खत्म होने के बाद प्रेप क्लास होता है, हमारे यहाँ ट्यूशन कल्चर नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, तरबियती क्लास होता है, यानी असर से लेकर मगरिब तक बच्चे हदीस पढ़ते हैं, हदीस सुनते हैं, बच्चे फजर। बल्कि मैं एक यूनिक तरबियत के मॉडल पे अगर मैं बात करने जाऊँ, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक कि किस तरह से मैं उसको कोडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक शानदार तरबियती निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल के बाद बच्चे तरबियत क्लास होता है उनका, स्कूल के बाद बच्चे प्रेप टाइम होता है, जब वो सेल्फ स्टडी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, खाना खाते हैं और फिर उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। हमारे बच्चे सुबह रात को 9 बजे सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाता है और फिर फजर की नमाज के लिए उठ जाते हैं। और जुमे के दिन स्पेशली कई बच्चे तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम स्कूल को इस पैटर्न पे ले आएँ कि तहज्जुद कंपलसरी कर दें स्कूल में, हमारे बच्चे इशा के बाद तुरंत सो जाएं फ़ौरन और तहज्जुद में हमारे बच्चे उठें। और बल्कि मेरे शेख कहते हैं अक्सर कि उनकी बस चले तो वो तहज्जुद को पूरी उम्मत पे कंपलसरी कर दें, क्योंकि जिस मुसीबत से पूरी उम्मत गुजर रही है इस वक्त, हम सबको तहज्जुद में उठना चाहिए और तहज्जुद पाबंदी से भी पढ़नी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।